नमस्कार। चलिए एक ऐसे कानून की कल्पना करते हैं जो हमारी आज़ादी ही छीन ले, और एक ऐसे दिन की जो होना तो उत्सव का था लेकिन मातम में बदल गया। आज हम भारत के इतिहास के उसी काले पन्ने को पलटेंगे जिसने स्वतंत्रता की आग को और तेज कर दिया था। देखिए, स्क्रीन पर दो नंबर हैं, 379 और 1500 से भी ज्यादा। इनके बीच का फासला बस कुछ गिनती का नहीं है, ये एक बहुत गहरी खाई है। एक तरफ है ब्रिटिश सरकार का आधिकारिक आंकड़ा 379 मौतें, और दूसरी तरफ है भारत का वो दर्द जो कहता है कि 1500 से ज्यादा जाने गई थीं। तो ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, ये सच और दमन की एक कहानी है। सवाल यही उठता है कि आखिर अमृतसर के उस बाग में ऐसा क्या हुआ था जिसने इतिहास पर इतना गहरा, कभी ना भरने वाला जख्म दे दिया। इस पूरी कहानी की परतों को खोलने के लिए हम इन हिस्सों को एक एक करके देखेंगे। अमृतसर में हुए उस हत्याकांड से शुरू करेंगे, फिर उस काले कानून की जड़ तक जाएंगे, जानेंगे गांधी के अनोखे विरोध के बारे में, फिर देखेंगे उस दिखावे की जांच और उसके खोखले फैसले को, और आखिर में समझेंगे कि यह सब भारत के लिए एक निर्णायक मोड़ कैसे बन गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उसके सबसे दर्दनाक पल से। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। हवा में बैसाखी की खुशबू थी, मेलों का शोर था। पंजाब के लिए ये दिन फसल कटने और खुशियां मनाने का था, लेकिन अमृतसर में इतिहास एक बहुत ही खूनी मोड़ लेने वाला था। जरा सोचिए, जलियांवाला बाग में उस दिन हजारों चेहरे थे। कुछ परिवार बैसाखी का मेला घूमने आए थे, बच्चे खिलौनों की जिद कर रहे थे, कुछ तीर्थयात्री थे जो मत्था टेकने आए थे, और हाँ, कुछ ऐसे भी थे जो अपने प्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की रिहाई के लिए शांति से अपनी आवाज उठाना चाहते थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये शांतिपूर्ण सभा इतिहास के सबसे बड़े हत्याकांडों में से एक बनने वाली है। और फिर ब्रिगेडियर जनरल डायर वहां पहुंचता है। वो बाग से निकलने के उस इकलौते संकरे रास्ते को अपने सैनिकों से बंद करवा देता है। कोई चेतावनी नहीं दी गई, कोई बात नहीं की गई, बस एक हुक्म गूंजा, फायर, और फिर गोलियों की वो आवाज गूंजने लगी जो अगले 10 मिनट तक नहीं रुकी। गोलियां उन पर नहीं चल रही थीं जो लड़ रहे थे, बल्कि उन पर जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, दरवाजों की तरफ, दीवारों की तरफ। आखिर वो कौन सा कानून था जिसमें इतनी नफरत भरी थी कि उसने सरकार को अपने ही लोगों का दुश्मन बना दिया? एक ऐसा कानून जिसे लोगों ने गुस्से और बेबसी में काला कानून का नाम दिया। देखिए, पहले विश्व युद्ध में हजारों भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अपनी जान दी थी। भारत को उम्मीद थी कि इस वफादारी का इनाम मिलेगा, शायद आजादी की ओर। लेकिन इनाम में मिला धोखा, रॉलेट एक्ट। असल में बात यह थी कि अंग्रेज भारत में पनप रहे राष्ट्रवाद से डर गए थे। उन्हें क्रांति का डर सता रहा था, इसलिए उन्होंने सुधारों की जगह दमन का रास्ता चुना। तो इसे काला कानून ही क्यों कहा गया? भाई इसलिए कहा गया क्योंकि ये तो न्याय के हर उसूल के खिलाफ था। जरा सोचकर देखिए, पुलिस किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर उठा सकती है, और फिर 2 साल तक ना कोई मुकदमा, ना कोई सुनवाई, कुछ नहीं। एक बहुत जरूरी अधिकार होता है हेबियस कॉर्पस, मतलब सरकार किसी को बिना वजह कैद नहीं कर सकती। उसे भी खत्म कर दिया गया। ये जानने का हक तक छीन लिया गया कि भाई मुझ पर इल्जाम क्या है। तभी तो लोगों के मुंह से निकला, ये तो बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का राज है। जब दमन अपनी सारी हदें पार कर रहा था, तब भारत की राजनीति में एक नई आवाज उभरी, एक ऐसे नेता की जिसने लड़ने का तरीका ही बदल दिया। महात्मा गांधी। गांधी का हथियार कोई तोप या बंदूक नहीं था, उनका हथियार था सत्य। उन्होंने इसे नाम दिया सत्याग्रह, यानी सच्चाई के लिए आग्रह करना, सत्य पर टिके रहना। यह एक बिल्कुल नया विचार था कि हम तुम्हारी गोलियों का सामना अपनी छाती से करेंगे, लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे। हम तुम्हारे अन्याय को अपनी सहनशीलता से हरा देंगे। और गांधी की एक आवाज पर पूरा देश रुक गया। 6 अप्रैल 1919 को दुकानें बंद हो गईं, कारखाने थम गए, सड़कें खाली हो गईं। ये सिर्फ एक हड़ताल नहीं थी, ये भारत की सामूहिक चेतना की पहली बड़ी दहाड़ थी। स्वतंत्रता की लड़ाई अब पढ़े लिखे लोगों की बहसों से निकलकर आम आदमी के घर तक पहुंच चुकी थी। जलियांवाला बाग की चीखें 7 समंदर पार ब्रिटेन तक पहुंच गईं। दुनिया भर के अखबारों ने इस बर्बरता पर सवाल उठाए। ब्रिटिश सरकार पर इतना दबाव पड़ा कि उन्हें अपनी ही करनी की जांच का एक दिखावा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो 14 अक्टूबर 1919 को डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। इसे इसके चेयरमैन लॉर्ड हंटर के नाम पर हंटर कमीशन कहा गया। इसका काम था यह पता लगाना कि पंजाब में जो कुछ भी हुआ वो क्यों और कैसे हुआ। जब जनरल डायर से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब सुनकर इंसानियत भी काम जाए। उसने साफ साफ कहा, मेरा कर्तव्य एक नैतिक प्रभाव पैदा करना था। मैं पंजाब में आतंक फैलाना चाहता था। यह सिर्फ एक अपराध कबूल करना नहीं था, यह उस क्रूर औपनिवेशिक सोच का सबूत था जो भारतीयों को इंसान नहीं, सिर्फ एक भीड़ समझती थी जिसे काबू में रखना था। कमीशन की रिपोर्ट तो आई, लेकिन उसके साथ न्याय नहीं आया, क्योंकि अंग्रेजों ने न्याय का दरवाजा पहले ही एक और कानून से बंद कर दिया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में ही एक दरार थी, एक बंटवारा था। अंग्रेज सदस्य कह रहे थे कि हाँ, गोली चलाना जरूरी था, बस थोड़ी ज्यादा देर चल गई। उन्होंने डायर के काम को बस कर्तव्य की एक गलत फहमी बताकर पल्ला झाड़ लिया। लेकिन जो भारतीय सदस्य थे वो चीख चीख कर कह रहे थे कि यह दमन था, यह क्रूरता थी और इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। और यहीं पर अंग्रेजी न्याय का असली चेहरा सामने आता है। कमाल की बात देखिए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट तो बाद में आई, उससे पहले ही सरकार ने एक और खेल कर दिया, एक इंडेमनिटी एक्ट पास कर दिया। बड़ा फैंसी नाम है, पर मतलब सीधा सा था। अगर किसी ब्रिटिश ऑफिसर ने शांति कायम करने के नाम पर कुछ भी किया है तो उस पर कोई केस नहीं चलेगा, कोई मुकदमा नहीं होगा। मतलब साफ था, पहले कत्ल करो और फिर एक कानून बना लो ताकि तुम पर कोई उंगली ना उठा सके। तो फिर सैकड़ों लोगों के हत्यारे जनरल डायर का क्या हुआ? उसे नौकरी से निकाल दिया गया
और बस उसे रिटायर कर दिया गया। कोई जेल नहीं, कोई मुकदमा नहीं, सैकड़ों भारतीय जानों की कीमत, बस एक रिटायरमेंट। रॉलेट एक्ट का वो काला कानून, जलियांवाला बाग का खून और हंटर कमीशन का अधूरा न्याय, इन तीनों ने मिलकर भारत की किस्मत की किताब का एक नया अध्याय लिखा। एक ऐसा अध्याय जो गुलामी से आजादी की ओर ले जाने वाला था। चलिए इन घटनाओं की रफ्तार को एक बार देखते हैं। मार्च 1919 में काला कानून आया। कुछ ही हफ्तों बाद अप्रैल में सत्याग्रह शुरू हुआ और फिर वो खूनी हत्याकांड। अक्टूबर में जांच का दिखावा शुरू हुआ और फिर 2 साल के लंबे संघर्ष के बाद मार्च 1922 में इस कानून को आखिरकार खत्म कर दिया गया। तो आखिर में बदला क्या? कह सकते हैं सब कुछ बदल गया। अंग्रेजी न्याय का वो नकाब हमेशा के लिए उतर गया। आज़ादी की जो चिंगारी सुलग रही थी वो अब आग बन गई। लड़ाई अब सिर्फ कुछ नेताओं की नहीं रही, ये पूरे देश की बन गई। भारत को गांधी जैसा महानायक मिला और इसी घटना ने 1920 के असहयोग आंदोलन की जमीन तैयार कर दी। ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताब का एक किस्सा नहीं है, ये हमसे एक बहुत गहरा सवाल पूछती है। जब किसी समाज के साथ, किसी कौम के साथ अन्याय होता है तो वो कैसे जवाब देती है। 1919 में भारत ने अपना जवाब दिया अहिंसा और एकता से, और उसी जवाब ने उसके भविष्य की नींव रखी। ये सोचने वाली बात है कि आज जब हम अपने आसपास अन्याय देखते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया हमारे आने वाले कल को कैसे आकार दे रही है।